हेलो स्टूडेंट्स। चलो, तो ये अपना प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स का थर्ड पार्ट का वीडियो है। इसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं मेनली विस्कोसिटी और कहाँ तक, तो अप टू कैपिलरी तक। ठीक है, हमने ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आप लोग जो है ये छोटे छोटे वीडियोज अराउंड 40 मिनट का वीडियो जो है थोड़ा सा फास्टर स्पीड पे डालोगे तो जल्दी जल्दी कवर भी कर पाओगे और जिस पोर्शन में डाउट रहेगा उसी पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान भी दे पाओगे। ठीक है, चलो, तो अब मैं बात कर रहा हूँ विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। फ्लैट सरफेसेस, तो फ्लैट सरफेसेस मतलब प्लेन सरफेसेस। जैसे मान लो कि ये एक सरफेस हुआ, अगर मान लेते यहाँ पर एक और सरफेस है, ऐसा दोनों हाथ को मान लो। अब अगर ये दोनों हाथ के बीच में अगर मान लो यहाँ ऑयल है, तो ऑयल क्या है, एक स्टिकी लिक्विड है। तो अगर मान लो ऐसे करके रखा हो तो दो फ्लैट सरफेस ऐसे आपस में आ गए। तो दो फ्लैट सरफेस अगर आपस में आ गए तो ऐसे में अगर हम मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है, तो ये जो विस्कोसिटी है इसके वजह, वो जो स्टिकी लिक्विड है उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है ना, तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो इसके मूवमेंट को अपोज करेगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, विस्कस फोर्स। तो इट इज सिमिलर टू फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पर भी रिलेटिव मोशन को ही अपोज होगा जैसे फ्रिक्शन में होता था। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे ये जो विस्कस फोर्स है ये एरिया पे डिपेंड करने लगता है। ठीक है, तो जैसे फ्रिक्शन फोर्स एरिया पर डिपेंड नहीं करता था, यहाँ पर जो विस्कस फोर्स है इसको कितना वेलोसिटी से आगे मूव कर रहे हो इस वेलोसिटी पर भी डिपेंड करने लगता है। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस। तो यहाँ पर जो विस्कस फोर्स है इट इज सिमिलर टू फ्रिक्शन विथ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस ऑल्सो। जैसे एरिया डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। तो ये सब का कुछ डिफरेंस भी है। तो न्यूटन ने जो लॉ दिया था, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स यानी विस्कस फोर्स जो लगेगा सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसका लॉ क्या है, तो इनका लॉ ये है कि अगर मान लेते हैं कि दो फ्लैट सरफेस इस तरीके से, ठीक है, ये दो फ्लैट सरफेस है, इनके बीच का गैपिंग को अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर छोटा सा गैपिंग है डी जेड। ठीक है, बाद में इसी हाइट को इसी गैपिंग को मैं एच लिख दूंगा। ठीक है, चलो मैं एच ही लिख देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहा, ये एच हो गया। और इसका जो वेलोसिटी है वो इसके रिस्पेक्ट में है ना, रिलेटिव वेलोसिटी वो है मान लेते हैं डेल्टा वी। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में उसका जो वेलोसिटी है, तो डेल्टा वी इज द रिलेटिव वेलोसिटी, एच इज द रिलेटिव सेपरेशन। तो अगर ये उधर जा रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा, इस सरफेस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। वो इस ये वाला फोर्स जो है इसी को हम लोग विस्कस फोर्स कहेंगे। ये विस्कस फोर्स इसके वेलोसिटी को अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट। तो फोर्स का वैल्यू हम लोग कितना लिख देंगे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी बाई जेड, जेड यानी सॉरी एच, डेल्टा वी बाई एच। इसी को अगर मान लेते हैं ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ईटा ए डी वी बाई डी एच ना लिख करके उन दिनों डी जेड लिखते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट जो है वो ओरिजिनल फॉर्मेट है, बट हमें ज्यादातर यूज इसी फॉर्मेट का आएगा। तो एफ इक्वल टू ईटा ए डेल वी बाई एच, ईटा ए डेल वी बाई एच। बताओ डेल वी क्या है, डेल वी इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सरफेस 1 विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस 2, रिलेटिव वेलोसिटी। एच क्या है, दोनों फ्लैट सरफेसेस के बीच का गैपिंग। ए क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस। और ईटा क्या है, तो ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो लिक्विड इनके बीच में भरा हुआ है ना यहाँ पर, उस लिक्विड, वही लिक्विड ही तो है जो विस्कस लिक्विड है, तो उस विस्कस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इसका यूनिट क्या होता है, पॉइस, पॉइसुली, पॉइस। क्लियर है, चलो, तो ये हो गया अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इस पर बेस्ड जो है मैं तुम्हें दो तरह के क्वेश्चंस को सजेस्ट करता हूं। ठीक है, पहला तरह का क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि पानी है, एक लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, ठीक है, इसके ऊपर पर एक मान लो प्लेट ही, एक सर्कुलर प्लेट वो इस पर पड़ा हुआ है ऐसे। तो अगर एक सर्कुलर प्लेट को हमने सिंपली इस पे रखा, तो अगर एक सर्कुलर प्लेट को हमने सिंपली इस पे रखा, तो ये है तो सर्कुलर प्लेट ही, है ना,
तो ये है तो सर्कुलर प्लेट, तो इसका रेडियस को तुम कुछ मान लो r। अब ये एक विस्कस लिक्विड के साथ चिपका पड़ा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि इस प्लेट को ऊपर उठाना चाह रहे हैं। तो इस प्लेट को जब ऊपर उठाते हैं ना, तो हमें बहुत फोर्स लगाना लग पड़ता है। हमें लगता है जैसे ये पानी के साथ चिपक खिसा गया है, ये लिक्विड के साथ ये प्लेट चिपक गया है, तो एक्चुअली में चिपक ही जाता है। तो इसका जो ये जो फ्लैट सरफेस तुम्हें दिख रहा है, ये सर्कुलर वाला, ये हर जगह पर यहाँ पर ये जो लिक्विड है ना, ये फोर्स लगाने लगता है। इस वजह से इसको उठाने में बहुत फोर्स लगता है। एक तरह का ऐसा वाला क्वेश्चन, ठीक है, फ्लैट सरफेसेस से ही रिलेटेड है, लेकिन इसको करने के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। तो ये समझ में आ गया एक तरह का एग्जांपल कैसा होता है। तो यहाँ पर अपना विस्कोसिटी का यूज है, तो विस्कोसिटी का ही यूज नहीं बल्कि यहाँ पर सरफेस टेंशन का भी यूज है, तो इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक टाइप का और क्वेश्चन होगा, जब मान लेते हैं कि एक सरफेस है, इस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मान लो हम लोग खींच रहे हैं कुछ भी फोर्स लगा करके, तो यहाँ पर ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर हमने मान लो कि थिन लेयर ऑफ लिक्विड को बिछा रखा है, थिन लेयर ऑफ लिक्विड को हमने बिछा रखा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये हल्का सा ये लिक्विड का लेयर बन जाएगा। तो जब हम लोग इसको फोर्स लगा करके खींचेंगे, तो यहाँ पर एक विस्कस फोर्स लगेगा, एंड दैट विस्कस फोर्स, यहाँ जो विस्कस फोर्स लगेगा, दैट विस्कस फोर्स विल अपोज आवर अप्लाइड फोर्स। तो ये हो गया विस्कस फोर्स। क्लियर है। ये दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। चलो पहले ये वाला टाइप को मैं पहले प्रॉपरली डील कर देता हूं। तो यहाँ पर जैसे विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना लिखोगे, तो एफ विस्कस अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड जो इसके बीच में बिछा हुआ है, इनटू ए, तो ये जो ब्लॉक दिख रहा है, तो ब्लॉक के नीचे का ये सरफेस होगा ना, तो वो वाला एरिया ले लो, इनटू ये जिस भी स्पीड से जा रहा है वो वाला स्पीड, क्योंकि नीचे वाला सरफेस तो रेस्ट पर है, तो इसके रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी ही रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। तो ईटा ए वी बाय कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच में ये देखना है लिक्विड फिल्म का थिकनेस कितना है, वो गैपिंग कितना है। तो वो गैपिंग को अगर मैं मान लेता हूं यहां पर h, तो ईटा ए वी बाई एच, ये हो गया तुम्हारा विस्कस फोर्स। अब सपोज कर लो कि अगर इसका वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट, तो अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब होगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स भी क्या है, जीरो। इसका मतलब आगे लगने वाला जो फोर्स है ये वाला एफ, और पीछे लगने वाला जो विस्कस फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, बैलेंस। तो हम लोग इसको इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एफ। क्लियर हुआ। तो इस पर बेस्ट एक एग्जांपल को ऐसे देखो। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि ऐसा सरफेस है, यहां पर एक पुली लगा हुआ है, यहाँ पर मास है, मास से ये पुली की हेल्प से यहाँ पर एक मास को और हैंग कर दिया, इसका मास को मान लेते हैं m, इसका भी मास को मान लेते हैं m। यहाँ पर जो है मान ले ईटा जो है, ईटा ईटा का वैल्यू दिया हुआ है 10 पॉइंट्स, ठीक है, ईटा दिया हुआ है 10 पॉइंट्स। यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है वही उसी लिक्विड का ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और यहाँ पर जो इसका थिकनेस है, लिक्विड का थिकनेस, दैट थिकनेस को तुम मान लो 10 mm, ठीक है। ये जिस स्पीड से जा रहा है मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, विच इज कांस्टेंट। तो ऐसा होने के लिए बताओ मास का वैल्यू क्या है, इसका एरिया दिया हुआ है, ये जो सरफेस है ना, सरफेस का एरिया, एरिया ऑफ द सरफेस इज गिवन, एरिया इक्वल्स टू लेट इट बी 0.5 मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है मास का वैल्यू बताओ, सो दैट इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को तुम कैसे करके सॉल्व करोगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे सोचना है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो यानी ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब यहां पर तो mg नीचे लगा, तो mg नीचे लगा, t ऊपर लगा, तो यानी यहाँ mg और t आपस में क्या हो गए, इक्वल, यानी t इक्वल टू कितना है, mg। समझ में बात है। अब t और mg इक्वल है, तो यही t तो इस स्ट्रिंग में यहां पर भी रहेगा, मतलब इस मास पर t आगे की तरफ लगेगा। अब वो t का वैल्यू हमें पता है, और इस मास पर यहां पर क्या लगेगा बताओ, विस्कस फोर्स। तो बेसिकली t का वैल्यू किसके बराबर हो जाने वाला है, f के बराबर। तो t की जगह पर क्या रख दोगे, mg, f की जगह पर क्या रखोगे, ईटा a डेल v बाय व्हाट, h। सबका वैल्यू देखो दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है a डेल v,
डेल वी की जगह पर ही 2 ले लेंगे, क्योंकि ये वाला सरफेस तो रेस्ट पर है, इसके रिस्पेक्ट में वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो डेल वी हो गया डिवाइड बाय एच। एच के जगह पर उसने दिया है ना ये लिक्विड फिल्म का थिकनेस कितना दिया हुआ है 10 mm, तो वो एच के जगह पर 10 mm ले लेंगे, तो ईटा ए डेल वी बाय एच एम जी, एम यहां से निकाल लेंगे। समझ में बात आया? ठीक है। हाँ, एक चीज का ध्यान में रखना कि ईटा के जगह पर जो यूज करोगे, ईटा के एसआई यूनिट को यूज करोगे। एसआई यूनिट में ईटा जो होता है वो डेका पॉइस होता है, तो डेका पॉइस, डायरेक्टली आप पॉइस को यूज नहीं करोगे। यहां पर एसआई यूनिट में ईटा का वैल्यू ये 10 पॉइस, 10 पॉइस इक्वल टू होता है 1 डेका पॉइस, तो बेसिकली यहां पर 1 आप यूज करना। समझ में बात आ गया? सो होप सो सबको समझ में आ गया। m इंटू जी का वैल्यू 10 है, ईटा की जगह 1, एरिया की जगह पर 0.5, डेल वी के जगह पर 2, h के जगह पर 10 mm है, 10 इंटू 10⁻³ और नहीं बताऊंगा। क्लियर? चलो अब हम लोग मूव कर रहे हैं स्टोक्स लॉ पे। स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। तो जब जब एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी एक विस्कस लिक्विड के थ्रू मूव करता है, जब एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विस्कस लिक्विड के थ्रू मूव करता है तो इस पर एक फोर्स आएगा जो इसके वेलोसिटी के ऑपोजिट में लगेगा, जो इसके हर पार्ट पर ऐसे लगेगा। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स इसके वेलोसिटी को क्या कर रहा होता है बोलो? अपोज कर रहा होता है। ये जा रहा है v वेलोसिटी से किसी एक विस्कस लिक्विड के थ्रू, ठीक है? तो उस पर जो है एक विस्कस फोर्स लग गया। तो ये विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना होता है? तो F विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। मतलब विस्कस फोर्स 6 पाई तो कांस्टेंट ही हो गया, ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड उस पर डिपेंड करेगा, आर यानी इस ऑब्जेक्ट का रेडियस पर डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट का रेडियस जितना बड़ा करोगे यानी यहां पर विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, तो ये आर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसका v पर डिपेंड करता है, इसको तुम जितना फास्ट मूव करवाओगे, जितना ज्यादा स्पीड रहेगा उतना ही ज्यादा फोर्स भी लगेगा। तो F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। क्लियर हो गया? ओके, अब हम लोग अगर बात करें इसी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है एक टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जिस पर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी विस्कस लिक्विड में मूव कर सकता है। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब किसी विस्कस लिक्विड के थ्रू मूव करता है तो वो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो एट टर्मिनल, ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एट टर्मिनल वेलोसिटी उस पर जो नेट फोर्स है ना वो कितना हो जाता है? 0। बात समझो कि अगर मान लेते हैं एक डीप लेक का ही हम बात कर रहे हैं, डीप लेक, पानी भी एक विस्कस ही है। तो अगर मान लेते हैं पानी में हमने एक बॉल को ऐसे रिलीज कर दिया ये पानी में, तो ये जैसे ये बॉल नीचे जाते जाएगा तो एक टाइम पर इसका वेलोसिटी, मतलब इनिशियली इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, बट एक टाइम पर आकर के इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, इससे ज्यादा और नहीं बढ़ पाएगा। तो जिस वक्त ऐसा होगा इस पर उस वक्त नेट फोर्स कितना बन जाएगा? 0। तो वो नेट फोर्स के बारे में तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो नेट फोर्स के नाम पर यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन लगता है? mg। ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि इसका तो वेलोसिटी था, तो ऊपर के डायरेक्शन में इस पर लगने लगेगा विस्कस फोर्स। साथ ही साथ यहां पर एक और फोर्स लगा सकते हो, बॉयंसी फोर्स, यानी FB, बॉयंसी फोर्स, क्योंकि लिक्विड में तो बॉयंसी फोर्स भी लगता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी पर इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब दिस विस्कस फोर्स एंड बॉयंसी फोर्स विल गेट बैलेंस्ड बाय दिस वेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में बात है? ओके, ये डीप लेक में बात किया। अगर मान लेते हैं हम लोग जो है रेन ड्रॉप्स का ही बात करना है, रेन ड्रॉप्स, तो रेन ड्रॉप्स जब मान लेते हैं ऐसे करके, ये रेन ड्रॉप ये गिर रहा है, ये एयर है, तो एयर का डेंसिटी तो बहुत कम होता है, तो एयर का डेंसिटी कम होता है इसलिए हम लोग इस रेन ड्रॉप पे बॉयंसी फोर्स को नहीं दिखाएंगे।
तो रेन ड्रॉप भी नीचे आते वक्त में ना इसका वेलोसिटी पहले बढ़ता है, फिर आते 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 इसका भी वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। इंक्रीज होता है लेकिन एक मैक्सिमम वेलोसिटी पर रुक जाता है। तो जिस वक्त इसका कांस्टेंट होता है उस वक्त का अगर मैं बात करूं तो नीचे क्या लगता है इस पर, mg, वेट ऑफ द लिक्विड, और ऊपर इस वक्त इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होता है और वो है विस्कस फोर्स अप्लाइड बाय दिस एयर, क्योंकि एयर भी एक विस्कस है, विस्कस मीडियम है। तो यहां पर ऐसे करके तुमसे पूछ लेगा कि जब एक रेन ड्रॉप कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन कर लेता है तो उस वक्त इस पर नेट फोर्स कितना होता है, आंसर इज 0। साथ ही साथ कौन सा वाला फोर्स किस फोर्स को बैलेंस करता है, तो देखो वेट यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी गेट्स बैलेंस्ड बाय विस्कस फोर्स बाय एयर, विस्कस फोर्स बाय एयर, यहां पर भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी और इस पर नेट फोर्स हो जाता है 0। इसका अगर मैं वैल्यू निकालूं तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो इक्वेशन आता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर g बाय ईटा इंटू रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये सॉलिड मतलब रो ऑफ ऑब्जेक्ट, रो ऑफ ऑब्जेक्ट ही लिख देता हूं, रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड, 2/9 r स्क्वायर g बाई ईटा, रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड। यानी ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, आर के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अगर रेडियस बड़ा करेंगे तो टर्मिनल स्पीड भी वो ज्यादा अटेन कर पाएगा। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अगर जैसे ये रेन ड्रॉप का बात करेंगे तो उसमें रो ऑफ लिक्विड यानी एयर का ही वो काम है, यानी ये जो ड्रॉप है वो एयर में मूव कर रहा है, तो एयर वो विस्कस मीडियम हुआ, तो एयर का डेंसिटी को तुम नेग्लेक्ट करोगे तो ये वाला टर्म को 0 मान लोगे, तो सिर्फ रो ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ये वाला बच जाएगा। सो क्लियर हो गया ना फॉर्मूला कि जब भी ये टर्मिनल वेलोसिटी होता है उस पर नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0। अगर हमसे मान लो कि उसने कभी पूछ लिया कि टर्मिनल वेलोसिटी, पहले तो सिंपली वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा अगर हम लोग मान लो कि रेन ड्रॉप ही है, रेन ड्रॉप को या कोई एक ड्रॉप को रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0, यहां से नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, लास्ट में जाकर के तो ये कांस्टेंट होता है, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो इनिशियली बढ़ा और फिर बाद में जाकर के क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू को अटेन किया उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। होप सो सबको क्लियर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जिस वक्त वो टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगा उस वक्त विस्कस फोर्स के वजह से एनर्जी डिसिपेट हो रहा होगा, फ्रिक्शन जैसे हीट एनर्जी बनाता है वैसे विस्कस फोर्स भी हीट एनर्जी बनाता है, तो कितना एनर्जी किस रेट से डिसिपेट हो रहा होगा, तो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अगर हमसे ये पूछ लिया तो यानी ये पावर ही तो है, P dE by dt, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, इसका वैल्यू ही होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये जो अपना dE by dt है, ये देखो फोर्स के जगह पर 6 पाई ईटा आर वी वही तो है जो कि ये एनर्जी को डिसिपेट करेगा, तो ये v टर्मिनल वेलोसिटी है इनटू ये v। तो देखो अब यहां पर कितना हो गया, तो 6 पाई ईटा ये तो कांस्टेंट है, r इंटू वी स्क्वायर, r इंटू वी स्क्वायर तो r पे पावर 1, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r इंटू वी स्क्वायर। अब देखो v भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर ही होता था टर्मिनल वेलोसिटी, तो देखो ऑल टुगेदर r रेज़ टू पावर कितना हो गया, 5। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था अपना विस्कोसिटी। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसका वो है सरफेस टेंशन। चलिए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस, जो बाहर वाला सरफेस होता है ना जहां पर बाउंड्री बनता है, जैसे मान लो कि ये बकेट में हमने पानी डाला तो ये फ्री पार्ट बना ना, ऊपर में एयर है नीचे वाटर है, तो वाटर और एयर का जो इंटरफेस है इसी को बाउंड्री कहते हैं, फ्री सरफेस कहते हैं। तो उस फ्री सरफेस का प्रॉपर्टी है, तो वो चाहे मान लो ड्रॉप अगर ले लेते हैं वाटर ड्रॉप, तो ये वाला ये हो गया फ्री सरफेस। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जैसे सोप बबल को ले लेते हैं, सोप बबल को अगर हमने लिया
तो सोप बबल में देयर आर टू फ्री सरफेसेस, क्योंकि सोप फिल्म यहां होता है, यहां पर भी एयर है, बाहर भी एयर है, और यहां पर जो है ये लिक्विड फिल्म है, लिक्विड फिल्म। तो अब देखो यहां पर कितने बाउंड्रीज बन गए, तो यहां पर देखो एक बाउंड्री ये बन रहा है, तो ये एक फ्री सरफेस, एक बाउंड्री यहां भी बन रहा है एयर और फिल्म का, तो इसमें दो दो फ्री सरफेस बन जाते हैं। तो जितने भी फ्री सरफेसेस हैं, ये सरफेस टेंशन उस फ्री सरफेस का प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन क्या होता है कि ये चीजों को खींच रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है अपनी तरफ, ठीक है। ये जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन एक फ्री सरफेस का ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे वो बॉडी को, ऑब्जेक्ट को छोटा करने में लगा रहता है, छोटा बनाने में लगा होता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्रीली छोड़ दो तो ऑलवेज वो ट्राई करता है कि मिनिमम सरफेस एरिया को गेन करे। समझ में आता है? ओके, तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस, इसको एस से हम लोग लिखते हैं। मैथमेटिकली अगर सोचो तो एस इज इक्वल्स टू होता है एफ बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका है एफ इक्वल्स टू एस इंटू एल। मतलब किसका है? इसका सरफेस टेंसाइल फोर्स। ये जो सरफेस टेंसाइल फोर्स है इसका वैल्यू होता है एस इंटू एल। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस। तो हर एक लिक्विड के फ्री सरफेस का जो प्रॉपर्टी है वो तो हमें पहले से पता है, तो एस तो हमें पहले से मालूम है, ये जो हमें इसका वैल्यू पहले से पता है, जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। समझ में बात है? तो अब सरफेस टेंशन के वजह से क्या क्या सब चीजें अफेक्टेड होती है, तो सरफेस टेंशन की वजह से दो चीजें आती है, एक आता है फोर्स और दूसरा आता है एनर्जी, ठीक है। तो सरफेस टेंसाइल फोर्स को अगर हमें कहीं पर भी लिखना है तो F इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? S इंटू एल, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। और अगर हमें सरफेस टेंशन की वजह से एनर्जी को लिखना है तो उसको हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी, तो उसको हम लोग लिखेंगे E इक्वल टू एस इंटू ए, एरिया ऑफ फ्री सरफेस। ए क्या है? एरिया ऑफ फ्री सरफेस, ठीक है। और ये एल क्या है? लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना लेंथ पर ये फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मैं फॉर एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, तो अगर ऐसा एक वायर का बना हुआ फ्रेम है, इस वायर फ्रेम पर ऐसा मैंने एक स्लाइडिंग वायर रखा और इस पर जो है एक सोप का फिल्म लगा दिया, सोप फिल्म, दिस इज योर सोप फिल्म। अब ये सोप फिल्म क्या करेगा? अब इस चीज को अगर हम लोगों ने देखना है तो ये इस वायर को अपनी तरफ ऐसे करके खींचेगा, मैंने बोला ना वो पुलिंग नेचर का होता है। तो ये जब खींचेगा तो ये वाला वायर धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा, तो कितना फोर्स से ये खींच रहा होगा, वो एफ को अगर मैं निकालूं तो एफ इज इक्वल्स टू होता है एस इंटू एल। तो एस हमें पता है, इंटू एल, एल ये जो एल दिख रहा है, एल, एस एल। अब जैसे ये सोप फिल्म है तो सामने जैसे तुम्हें एक फ्री सरफेस दिख रहा है, वैसे उसके पीछे भी एक फ्री सरफेस दिखेगा। तो एस एल ये सामने वाला भी सरफेस लगाएगा और एस एल ये पीछे वाला सरफेस भी लगाएगा। तो बेसिकली यहां पर कितना फोर्स हो जाएगा? तो एस एल प्लस एस एल यानी 2SL। तो इतना फोर्स से इस वायर को ये खींच रहा है। अब अगर मान लो कि उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर एक वेट को लगा दिया M, तो बेसिकली वो F इस mg से बैलेंस हो जाएगा और हम लोग लिख पाएंगे mg इक्वल्स टू 2SL, और यहां से तुम m इक्वल्स टू निकाल पाओगे 2SL बाई जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर मान लो आ जाए तो ये इजी कैटेगरी के ही क्वेश्चंस में से एक है। डन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना सर्कुलर प्लेट, अगर वो आता है चिपक जाता है फिर उसको उठाने में बहुत ताकत लगता है, वो वाला एग्जांपल्स को भी देखो। तो अगर मान लेते हैं उस एग्जांपल पर भी जाते हैं तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ये सर्कुलर प्लेट, ये लिक्विड पर, ये अगर हमने लिक्विड पर रखा तो देखो इसका जो ये लेंथ है, ये पूरा का पूरा जो लेंथ है, इस इंटायर लेंथ पर सरफेस टेंसाइल फोर्स लगने लगेगा। तो जब हम लोग इस प्लेट को खींचना चाहेंगे, ऐसे फोर्स लगा करके खींचेंगे, तो यहां पर क्या होगा? ये वाले लेंथ पर ये सरफेस टेंसाइल फोर्स लगने लगेगा ऐसे करके, वो उसको निकलने नहीं देगा, ठीक है। तो अब ये कितने लेंथ पर लग रहा होगा ये सोचो, जितना ये बाउंड्री बन रहा है
तो कितना बाउंड्री बन रहा है 2 पाई आर। तो अपना ये जो फोर्स है, ये नीचे की तरफ जो लग रहा होगा वो फोर्स S इंटू 2 पाई आर। तो तुम्हें ऊपर जो फोर्स लगाना है वो एटलीस्ट इतना तो लगाना ही पड़ेगा। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस प्लेट दैट F इक्वल्स टू S इंटू 2 पाई आर, या फिर इससे ज्यादा, S इंटू 2 पाई आर से ज्यादा। सो दिस F शुड बी मोर देन इक्वल टू S इंटू 2 पाई आर। क्लियर हुआ? तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। समझ में? होप सो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं सरफेस एनर्जी पे। सरफेस एनर्जी होता है E इक्वल टू S इंटू A, यानी एरिया ऑफ फ्री सरफेस इंटू सरफेस टेंशन। अब इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका सरफेस एनर्जी, इट इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हर एक फ्री ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करना अगर चाहेगा तो उसके लिए उसको अपना एनर्जी मिनिमाइज करना पड़ेगा। टू गेन द मिनिमम एनर्जी सो दैट इट कैन गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसको अपना ई वैल्यू घटाना है। ई वैल्यू घटाना है तो बेसिकली ए वैल्यू भी घटाना पड़ेगा। तो ए वैल्यू को अगर घटाएगा तो यानी एरिया वैल्यू अगर घटाना चाहेगा तो मिनिमम सरफेस एरिया सेम वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया किस शेप का होता है? तो ये होता है स्फेरिकल शेप का। मान लो कि सर्टेन वॉल्यूम है, उसके लिए क्यूबिकल शेप बना दो, उसके लिए स्फेरिकल शेप भी बना दो, उसी के लिए सिलिंड्रिकल शेप भी बना दो। तो मिनिमम सरफेस एरिया जो होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा। इसीलिए एक फ्री ऑब्जेक्ट को अगर तुम छोड़ दो ना तो वो मिनिमम एनर्जी यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए स्फेरिकल शेप को ले लेता है। ठीक है, चलो। तो अब ये एनर्जी से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं, सपोज कर लो कि एक एक ड्रॉप ही बनाना, एक ड्रॉप, ठीक है, एक लिक्विड ड्रॉप के लिए कितना एनर्जी हो जाएगा? तो लिक्विड ड्रॉप के लिए E इक्वल टू एस इंटू एरिया की जगह पर कितना लिख देंगे? तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं वहीं पर एक सोप बबल का बात कर ले, तो सोप बबल के लिए E का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे? तो उसमें जो है सोप बबल में दो फ्री सरफेस बनते हैं, तो उसमें दो फ्री सरफेस बनते हैं, इसलिए डबल एरिया भी काउंट होता है। तो इसलिए उसमें लिख देंगे S इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, सो टोटल कितना हो जाएगा? 8 पाई आर स्क्वायर। समझ में बात आ रहा है? ओके। बहुत बार अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें एक सॉफ्ट बबल बनाना है, ठीक है, एक देयर इज अ सॉफ्ट सॉल्यूशन का यूज करके हमें एक सॉफ्ट बबल बनाना है जिसका रेडियस आर है। हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा? हमें फूंकना पड़ता है ना, तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा, S इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। फिर अगर मान लेते हैं उसने बोला कि एक सॉफ्ट बबल है, उसका रेडियस आर है, उसके रेडियस को डबल करना है। तो अगर उसके रेडियस को मान लो डबल ही करना है, तो अगर इनिशियल रेडियस आर से फाइनली 2 आर पे उसको बनाना है तो कितना का वर्क करना पड़ेगा? तो हम लोग लिखेंगे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो ई फाइनल कितना हो जाएगा? तो एस इंटू 8 पाई इंटू 2 आर का होल स्क्वायर माइनस एस इंटू 8 पाई इंटू आर स्क्वायर, एंड द आंसर विल बिकम 24 एस पाई आर स्क्वायर। मतलब फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस ले लो, उतना ही हमें एनर्जी और सप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो गया अपना सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी से एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल आता है, वो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि अगर मान लेते हैं एक लिक्विड ड्रॉप है, ये एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस मान लो आर है। अगर हम लोगों ने इसको स्प्लिट किया है, इसको हम लोगों ने स्प्लिट किया, स्प्लिट इनटू एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये देखो, ये छोटे छोटे ऐसे एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स बन गए। तो हर एक ड्रॉप, ये जो छोटा छोटा ड्रॉप है, हर एक ड्रॉप का अगर रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लूं तो रेडियस, तो अगर मैं यहां पर बोलूं रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, अगर उसको आर से रिप्रेजेंट करूं तो कितना लिखूंगा? तो कैपिटल आर बाय एन रेज टू पावर 1/3, आर बाय एन रेज पावर 1/3। ठीक है, अगर हमसे मान लो कि ये सब का एरिया एक साथ पूछ ले, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स अगर ये पूछ ले
तो देखो स्मॉलर ड्रॉप्स एक का सरफेस एरिया कम है, लेकिन सभी को अगर मिला देंगे तो वो इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो वो वाला जो एरिया होगा ए फाइनल, वो इस एरिया से n रेस्ट पावर 1/3 टाइम्स बड़ा ही होगा। इसका एरिया तो 4πr² है, उसमें से एक का ड्रॉप का एरिया छोटा है, लेकिन सबका मिला देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वो पूछेगा कि ये जो फाइनल सरफेस एनर्जी बना, फाइनल सरफेस एनर्जी कितना। तो फाइनल सरफेस एनर्जी अगर है तो ये तीसरे में दे यहां पर, तो फाइनल सरफेस एनर्जी, फाइनल सरफेस एनर्जी, तो ई फाइनल जो बनेगा वो भी n रेस्ट पावर 1/3 इंटू ई। ये तो बहुत काम का है थर्ड वाला। जो ई फाइनल है इन सब का मिला करके जो एनर्जी है, इन सब का, ये अगर मान लेते हैं इसका एनर्जी है ई, इसको हम लोगों ने छोटे छोटे ड्रॉप्स में मिला दिया और ये सब को मिला करके मान लेते हैं ये है ई डैश। तो ई बड़ा या ई डैश बड़ा, तो ऑब्वियसली ई डैश बड़ा होगा, ई डैश यही बड़ा है क्योंकि सबको मिला के बात कर रहे हैं। तो ई डैश बड़ा है, इसीलिए एक ड्रॉप अपने आप इतने ड्रॉप्स में नहीं टूटेगा, क्योंकि ऐसा होने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो एनर्जी कितना देना पड़ेगा, तो डेल्टा ई, तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो उसके लिए पहले ई फाइनल का वैल्यू मालूम होना चाहिए, n रेस्ट पावर 1/3 इंटू ई। समझो अगर ये 1000 ड्रॉप्स में टूट रहा है तो 1000 रेस्ट पावर 1/3 यानी 10 ई के बराबर होगा। अगर ये 8 ड्रॉप्स में टूट रहा है, 8 ड्रॉप्स में टूट रहा है, 8 रेस्ट पावर 1/3 यानी 2e के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में हमें कितना एनर्जी इसको सप्लाई करना पड़ेगा, तो एनर्जी यानी डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल जो है वो बनेगा n रेस्ट पावर 1/3 माइनस 1 इंटू ई। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ई फाइनल का वैल्यू लिख दिया, ई इनिशियल का वैल्यू लिख दिया और वो हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल का इसमें से था। चलिए अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट वन इज एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर जो है ना, इट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, इट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। पहला जो है इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, एंड सेकेंड इट इज बिकॉज ऑफ कर्व बाउंड्री, कर्व बाउंड्री। तो कहीं पर भी अगर तुम्हें कर्व बाउंड्री दिखे, जैसे ये रहा, तो इसमें जो कॉन्केव साइड है, जो कॉन्केव साइड है और जो कॉन्वेक्स साइड है, दोनों तरफ का प्रेशर सेम नहीं होता है, कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लेते हैं यहां पर 1 और 2, कहां का प्रेशर ज्यादा होगा बोलो, यस 1। मान लेते हैं कहीं पर सरफेस ऐसा है 1 2, कहां का प्रेशर ज्यादा होगा बोलो, 1 या 2 का, यस 2। तो जो कॉन्केव साइड है उस साइड पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन एंड दिस कर्व बाउंड्री। अब बात है कितना ज्यादा होता है, तो कितना ज्यादा होता है, दिस डेल्टा P इक्वल्स टू 2s/r, इतना के बराबर होता है। एक कर्व बाउंड्री में, सिर्फ एक कर्व बाउंड्री के कारण से इतना प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है 2s/r। इस साइड पर इतना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा 2s/r। तो अगर मान लो कहीं पर दो कर्व बाउंड्री हो जाए, तो जैसे मान लो यहां पर है P1, यहां पर है P2, अगर दो कर्व बाउंड्री है इसके बीच में, तो एक कर्व बाउंड्री में 2s/r, दो कर्व बाउंड्री में टोटल 4s/r। तो ऐसे में डेल्टा P हो जाएगा 4s/r। तो ये 4s/r कहां पर, तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा अगर सॉफ्ट बबल का बात करो, तो सॉफ्ट बबल में कितने कर्व बाउंड्री बनते हैं, तो 1 2। तो यहां का प्रेशर ज्यादा होता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है, तो यहां से वहां तक में ये कितना का डिफरेंस आ जाता है 4s/r। चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा P, जो 2s/r हो या 4s/r हो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। मतलब ये कर्व बाउंड्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना छोटा है, ये अगर रेडियस छोटा है तो उसमें डेल्टा P का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब उसमें कॉन्केव साइड पर उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। छोटा स्फीयर यानी छोटा बाउंड्री होने पर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है। ठीक है, इस चीज को आप अप्लाई करो। सपोज करो कि ऐसा एक पाइप है, इस पाइप
कि यहाँ पर हमने एक स्टॉप कॉक लगा रखा है, इस साइड पर एक बड़ा बैलून है और इस साइड पर एक छोटा बैलून है, दोनों साइड पे बैलून है, बैलून 1 है, बैलून 2 है। अगर ये स्टॉप कॉक को निकाल दें तो 1 से 2 के तरफ एयर फ्लो करेगा या 2 से 1 के तरफ एयर फ्लो करेगा, ऐसे क्वेश्चंस में। तो समझो बाहर में तो हर जगह पी नॉट है, तो पी नॉट के रिस्पेक्ट में यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, पी नॉट के रिस्पेक्ट में यहां पर भी प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन सिंस इसका रेडियस छोटा है इसलिए इसके अंदर का प्रेशर थोड़ा रिलेटिवली बढ़ जाएगा उससे। तो अगर ये स्टॉप कॉक को निकाल देंगे तो एयर विल ब्लो फ्रॉम 1 to 2, ऐसे 1 से 2 के तरफ। होप सो सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब इस पर बेस्ड, ये अगर समझ में आ गया तो इस पर बेस्ड एक और भी एग्जांपल है कि अगर मान ले कि दो सोप बबल को मिक्स होने के लिए छोड़ दें, मिक्सिंग ऑफ टू सोप बबल्स, तो दो सोप बबल्स को अगर तुम मिक्स होने के लिए छोड़ दोगे ना तो इसमें दो तरह का फिनोमिना देखने को मिलता है। पहला फिनोमिना में ये दो सोप बबल है ना, ऐसा समझना, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। तो जब इसको हम लोग मिक्स होने के लिए छोड़ा है तो इसमें हमें दो तरह का फिनोमिना देखने को मिलता है। पहला फिनोमिना में क्या होता है कि ये जब मिक्स हो रहा होगा तो पूरा मिक्स नहीं होगा और ये जो है ये कुछ ऐसा टाइप का बन जाएगा, पूरा मिक्स नहीं होगा बल्कि यहां पर बीच में जो है, बीच में एक कॉमन बाउंड्री को ये बना रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉमन बाउंड्री का रेडियस क्या होगा, ये कॉमन बाउंड्री का इसका रेडियस क्या होगा, एक ये पूछ सकता है। तो इसमें एक कॉमन बाउंड्री बन गया, कॉमन बाउंड्री। तो कॉमन बाउंड्री तब बनेगा जब ये पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो रेडियस ऑफ कॉमन बाउंड्री अगर हमसे पूछ लिया जाए तो उसके लिए आप ये लगाएंगे 1/r इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/r2, यानी r इक्वल्स टू r1 r2 बाय r2 माइनस r1, अगर हमसे कॉमन बाउंड्री का वो पूछा है। दूसरा, अगर मान लेते हैं ये दोनों बबल को हमने मिलने के लिए छोड़ा और वो दोनों बबल जो पूरी तरीके से मिल गया, पूरी तरीके से मिल करके एक सिंगल बबल बना दिया रेडियस r, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये फुल्ली मिक्स हो गया और ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अगर दो सॉफ्ट बबल को हमने मिलाया और वो पूरी तरीके से ऐसे मिल गए तो ऐसे में जो ये r होगा, दिस r विल बी इक्वल टू रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, r1 r2, ठीक है। कॉमन बाउंड्री बनता है तो वो, और अगर पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है तो ये। होप सो ये भी सबको समझ में आ गया। चलो अब मैं बात करना चाह रहा हूं एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो तीन तरीके से बनता है, वो देखो। अगर मान लेते हैं ये एक ट्यूब है, इसको हमने लिक्विड में डुबाया, तो लिक्विड में डुबाने पर क्या होता है, सपोज कर लो कि इसने यहां पर सरफेस ऐसा बना दिया, तो इस तरह का अगर सरफेस बनाता है तो देखो ये हो गया ना कांटेक्ट पॉइंट। तो कांटेक्ट पॉइंट पर एक सॉलिड के सरफेस और एक लिक्विड का सरफेस, ठीक है। इनसाइड द लिक्विड का मैं बात कर रहा हूं, ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं। इट इज द एंगल बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ सॉलिड एंड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर में ये दोनों के बीच का एंगल देखना है। तो अगर ये थीटा मान लो लेस देन 90 बना तो मतलब वो जो सरफेस होगा वो कॉनकेव अपवर्ड टाइप का होगा, कॉनकेव ऐसा, जैसे कॉनकेव अपवर्ड ऐसा और कॉनकेव डाउनवर्ड तो नीचे टाइप का बन जाता है, तो ये कॉनकेव अपवर्ड टाइप का बनेगा। तो कॉनकेव अपवर्ड शेप लेने से क्या होता है, पहला तो ये कॉनकेव अपवर्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो सॉलिड वाला मॉलिक्यूल है ना वो लिक्विड वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। यानी एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स को कोहेसिव फोर्स से बड़ा होना पड़ेगा, एडहेसिव फोर्स को कोहेसिव फोर्स से बड़ा होना पड़ेगा, और यही वो कंडीशन होता है जिसमें सरफेस वेट होता है। तो इट इज ओनली नोन एज वेट कंडीशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री।
ऐसे में ही ये सरफेस वेट हो जाता है। और ऐसा जब जब होगा तो इस पर जो है सरफेस टेंसाइल फोर्स ये ऊपर की तरफ बचेगा, तो ऊपर की तरफ की वजह से ये लिक्विड ऊपर की तरफ उठने लगेगा और उसी को हम लोग कहते हैं कैपिलरी एक्शन। चलो, तो अगला अगर हम लोग बात करें, सपोज कर लो कि यही ट्यूब है, इसको लिक्विड में ऐसे डाला, ये सरफेस अगर ऐसा है, देन यहां पर देख, यहां पर ये हो गया सॉलिड सरफेस, ये हो गया लिक्विड सरफेस, एंगल कितना बन गया 90। तो इस केस में थीटा 90 है, इस केस में एडहेसिव फोर्स कोहेसिव के बराबर है, और ये जो है पार्शियल वेट कंडीशन कहलाता है, पार्शियल वेट कंडीशन, फुल्ली वेट नहीं होता है इसमें, पार्शियल वेट कंडीशन में से आता है ये, ठीक है। और एक तीसरा जो कंडीशन होगा जिसमें कि ये सरफेस कुछ ऐसा बना देगा, तो अगर ये ऐसा बनाता है तो यहां पर देखो ये लिक्विड इधर है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये रह गया कांटेक्ट पॉइंट, तो ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और ये एंगल जो है वो मोर देन 90 को बनाएगा। ऐसा होने के लिए एडहेसिव छोटा होता है, एडहेसिव कम पड़ जाता है किससे, कोहेसिव से, और ऐसे में ये ड्राई कंडीशन को फॉर्म करता है, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में ये ज्यादा खींच रहा है, तो सॉलिड के साथ वो चिपक नहीं पाता, तो ये ड्राई कंडीशन को फॉर्म करता है। क्लियर है एंगल ऑफ कांटेक्ट और उससे कैसे हम लोग वेट या ड्राई कंडीशन को फॉर्म करवाते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक के लास्ट पे चलते हैं, दैट वन इज कैपिलरी। कैपिलरी एक्शन, तो कैपिलरी एक्शन क्या है कि अगर एक थीन ट्यूब को हम लोगों ने किसी भी एक लिक्विड में, एक विस्कस लिक्विड में अगर डीप किया, तो डीप करने पर क्या होता है कि लिक्विड इस थीन ट्यूब में या तो ऊपर उठ जाता है या तो उसी थीन ट्यूब में वो नीचे आ जाता है। तो या तो ये नीचे आ जाएगा या तो ये ऊपर उठ जाएगा। दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज कैपिलरी, आइदर राइज ऑफ लिक्विड इन थीन ट्यूब और फॉल ऑफ लिक्विड इन थीन ट्यूब, ठीक है। तो कितना का ये H बनता है, तो ये H होता है 2s cos थीटा बाय रो आर जी, 2s cos थीटा बाय रो आर जी। तो H पॉजिटिव मतलब ऊपर गया, H नेगेटिव मतलब नीचे गया, वो डिपेंड करता है इस थीटा पे। थीटा लेस देन 90 होगा तो ऊपर जाएगा, थीटा मोर देन 90 होगा तो नीचे जाएगा। बात क्लियर है। तो 2s cos थीटा बाय रो आर जी, जिसमें r क्या है, तो इस थीन ट्यूब का ये रेडियस है। तो अब यहां पर बात जो समझने वाला है कि थीन ट्यूब का रेडियस के साथ में h का रिलेशन है, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर मान लो कि इस ट्यूब का रेडियस को कमाओगे, घटाओगे, तो ये h क्या होगा, बढ़ेगा। रेडियस को हाफ कर दोगे h डबल हो जाएगा, रेडियस को 1/3 करोगे h ट्रिपल हो जाएगा। तो ये h और r का क्लोज रिलेशन है। ओके, अब ये वाला पोर्शन में यहां से ही तो ऊपर, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो यहां से यहां तक का, ये जो मास है, कितना मास ऑफ लिक्विड उसमें ऊपर चढ़ा। तो मास का जब हम लोग बात करने लगते हैं, तो मास इज इक्वल्स टू, इधर को हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू ये एच, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो देखो यहां पर रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच के जगह पर 2s cos थीटा बाई रो आर जी। तो यहां पर देखो एक आर कट भी जाएगा, तो बेसिकली m जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बनेगा। मतलब खास बात देखना है तुम्हें, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, लेकिन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। रेडियस को अगर कम घटाओगे तो हाइट ज्यादा होगा, लेकिन मास कम होगा, क्योंकि मास r पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। समझ में बात आया? ओके, इसमें जो है दो अच्छे केसेस भी हैं, जिसमें से पहला केस को अगर हम लोग समझें, तो जैसे ये लिक्विड है, इसमें हमने अगर ये एक थीन ट्यूब को ऐसे रखा सीधा वर्टिकल, और अगर मान लेते हैं ये थीन ट्यूब को हमने इस तरीके से बेंड कर दिया, ठीक है,
तो जब ये वर्टिकली था, मान लेते हैं यहां तक इसमें लिक्विड आया और ये हाइट h है, ये हाइट जो है ये हाइट h है। तो जब ये थोड़ा बेंड भी कर दिया ना, अगर बेंड भी कर दिया है, ये मान लेते हैं ये एंगल थीटा से बेंड भी कर दिया, तो भी ये सेम हाइट h तक ही ये इसमें आएगा, ये हाइट h ही रहेगा जो यहां पर था, ये h हाइट चेंज नहीं करता है, इवन दो कि अगर आप कैपिलरी ट्यूब को बेंड भी कर दो, तो बेंडिंग करने से हाइट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, हाँ ये लेंथ चेंज कर जाएगा, ये जो लेंथ तुम्हें दिख रहा है, ये जो लेंथ दिख रहा है, ये एल चेंज हो जाएगा। वो एल को तुम्हें निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। ये हो गया एल, ये हो गया एच। जैसे यहां पर अगर ये वाला थीटा दिया हुआ है, तो इस थीटा के हेल्प से जैसे ये वाला भी तो थीटा हो जाएगा, या तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये एल है ना, एल का ये वाला कंपोनेंट है एल कॉस थीटा, वही एल कॉस थीटा एच के बराबर है, यानी एच इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा, यानी एल इक्वल्स टू एच बाई कॉस थीटा। वो थीटा देखना पड़ेगा कि वो वर्टिकल से दिया हुआ या हॉरिजॉन्टल से, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। समझ में आया बात? ओके, नाउ द लास्ट वन, कि अगर मान लेते हैं ये ट्यूब का हाइट ही कम है, मतलब जितना इसके लिए h चाहिए 2s cos थीटा बाय रो आर जी के लिए जो h चाहिए, उससे ये h यानी ये लेंथ ये कम है, L इज लेस देन h। तो ऐसे में क्या ये लिक्विड यहां से जो ऊपर जाएगा, विल इट पॉर डाउन, क्या ये बाहर गिरेगा? आंसर इज नो, ये बाहर नहीं गिरेगा। ये लिक्विड जो है वो यहां पर जाकर के रुक जाएगा, ये बाहर नहीं गिरेगा। तो ये क्यों रुक जाता है, दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है, जिसके वजह से वो सेल्फ एडजस्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्यों चेंज होने लगेगा? क्योंकि सरफेस टेंसाइल फोर्स चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा क्योंकि सरफेस टेंसाइल फोर्स चेंज होगा, और उसके वजह से ये लिक्विड बाहर ना गिर करके वहीं पे स्टे करेगा। तो अगर लेंथ कम भी है तब भी लिक्विड विल नॉट पॉर आउट। ठीक है, तो ये था अपना पूरा का पूरा रिवीजन। अगर इसमें से कहीं पर भी कोई दिक्कत लगता है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आकर के डायरेक्टली पूछ लो। इसको देखने के बाद मैं हमेशा ही क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सर रिवीजन करने में इसको देखता हूं टाइम लग रहा है, पहले आंख बंद, मतलब एकदम से नोटबुक बंद करके एक बार इसको देख लो पूरा वीडियो, इसका नोटबुक कुछ मत सोचना, नोटबुक उठाओ ही मत, डायरेक्टली पहले वीडियो देख लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का है। एक रिवीजन इससे ले लिया, ये माइंड में एक आह्लाद देगा, उसके बाद अपने नोटबुक को पढ़ लो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।